नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और सुनील सर के साथ बजट आज एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि बजट में आज कुछ चीजें तूफानी हुई हैं और आप सब लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने उसमें कितना शार्प रिएक्शन दिया है। बावजूद इसके कि आज संडे था, बहुत सारे एफआईआईज छुट्टी में थे। तो क्या कुछ हुआ है मार्केट में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे सुनील सर के साथ। और हमेशा की तरह सुनील सर मेरे साथ जुड़े हुए। सुनील सर, पहला रिएक्शन मुझे आपसे ये चाहिए कि आपको बजट कैसा लगा? तो मैं बताने के लिए मैं रैंक दूं तो मैं 10 में से 7 इसको देता हूं। ठीक है, आप बहुत जनरस हैं। जनरस है बिकॉज मैं खाली कैपिटल मार्केट के एंगल से नहीं देख रहा हूं, माने शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट के एंगल से नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि विद इन द लिमिटेड सर्कमस्टेंस जो थी, क्योंकि बहुत से जियोपॉलिटिक्स से लेकर गवर्नमेंट में लास्ट ईयर इतना बड़ा बोझ उठाया था, बहुत इनकम टैक्स कट और जीएसटी कट, उसके बावजूद उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर कैपेक्स पे थोड़ा ध्यान देकर एक सेक्टर वाइज और जो इमर्जिंग एरियाज है जैसे एआई, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ और एग्रीकल्चर जिसमें सपोर्ट चाहिए, इन सब में ध्यान दिया है छोटी छोटी रकम देकर। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ मीडियम टर्म के लिए इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में एक सपोर्टिव बजट है। यस, एसटीटी का टैक्स अननेसेसरी था, बट बायबैक का टैक्स एक्चुअली पॉजिटिव है। मैं डिस्कस करते हैं। तो मेरे लिए यस, एसटीटी अननेसेसरी था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसका 7 अंक दिया है, क्योंकि ये अननेसेसरी था। क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेशन कुछ बड़ा स्टेप उठाते और उसको जस्टिफाई करते, वो बात अलग है। ये इतना रेवेन्यू का भी हिस्सा नहीं है, फिर भी उन्होंने लगाया। तो एक मार्केट सेंटिमेंट के लिए, तो मार्केट के लिहाज से देखे ऑब्वियसली 7 बहुत रिच होगा रैंकिंग, मगर मैं खाली मार्केट के लिहाज से नहीं देख रहा हूं। मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक जिसको फायदा होगा अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ से, राइट, उस लिहाज से देख रहा हूं। तो ये बजट ने उसके लिए बहुत सारे चीज छोटे मोटे किए हैं जो एक पॉजिटिव जीडीपी को प्रोटेक्ट करके ग्रो करने की एक ये दे सकती है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ नंबर। चूंकि एफआईआईज तो बिग नंबर देखते हैं, तो हमने देखा फिस्कल डेफिसिट 4.4 लास्ट ईयर था, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का। अगले साल की टारगेटिंग 4.3% रखी। इसको बहुत सैंक्टिटी के तौर पे लेके चल रही है गवर्नमेंट। और बोरोइंग जो है ग्रॉस 17,20,000 करोड़ होगी, और जो पिछले साल ग्रॉस थी 1460, और इस साल नेट 1170 और पिछले साल थी 1130। टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो 53,50,000 करोड़ का था, पिछले साल 51 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12,20,000 करोड़ किया है, जो लास्ट ईयर 11,30,000 करोड़ था। अब इसमें ये जो बिग नंबर्स हैं इनको हम लोग समझेंगे, और साथ ही जो एसटीटी की बात हुई इसमें 0.05 बढ़ाया है, जो 0.3 से, यानी लगभग इसमें 150% की ग्रोथ की गई है, और 0.10 को बढ़ा के 0.15 जो 50% की ग्रोथ है। तो वैसे तो जैसे सुनील सर कह रहे हैं कि शायद अमाउंट बढ़ाओ, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से ये बहुत तगड़ा झटका मार्केट को दिया है। इसके साथ ही बाईबैक्स में उन्होंने कैपिटल गेन्स मान लिया सभी शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन प्रमोटर्स के लिए ये नहीं लागू होगा। प्रमोटर्स को अगर इंडिविजुअल है तो 30% लगेगा, और कंपनी के तौर पे है तो 22% लगेगा। अब सर, मैं इस पे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि जहां पे जो फिस्कल मैथ है वो इतनी टाइट यहाँ पे दिख रही है कि ग्रॉस और नेट का देखें तो ज्यादातर पैसा इनका बोरोइंग का इंटरेस्ट सब चुकाने में जाएगा, और कैपेक्स में बहुत बढ़त नहीं की। 1130 से 1220 कोई खास नंबर नहीं है, यानी रन रेट के लिहाज से हम देखें तो वो आगे नीचे आया है। इवन डिफेंस बजट में भी बहुत हल्की बढ़त की है। तो सरकार कुछ जरूरत से ज्यादा प्रूडेंट बन गई है क्या, कि अगर मैं कुछ खर्चा नहीं करूंगा तो फिस्कल डेफिसिट तो अपने आप नीचे आ जाएगा? देखिए, जरूरत से प्रूडेंट तो बन गई है, जरूरत से ज्यादा कहना इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आज के माहौल में इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ रेटिंग डाउनग्रेड। ओके, जबकि हम सभी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एफडीआई को इन्वाइट करने की कोशिश है, कुछ भी रेटिंग में कुछ नेगेटिव हो गया तो समझे कि कैपिटल फ्लोज बहुत भयंकर इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो रेटिंग का कायम रखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और मैं संतुष्ट हूं कि उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को ज्यादा जोर दिया है और बोरोइंग इतना ही रखा है जितना कि उनको इंटरेस्ट का पेमेंट भरना है, क्योंकि
डेट कॉर्पोरेट कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी का भी टारगेट है, जिसके लिहाज से वो 56 से 55.7 बहुत भयंकर कमी कर पाए, मगर 50 का टारगेट रीइंफोर्स कर दिया। तो अगर आप देखें बजट को कौन देखता है ना, तो रेटिंग एजेंसीज, एफडीआई, पोटेंशियल एफडीआई और एफपीआई, ये तीनों देखते हैं। और खाली इन जो तीन चीज है ना, इसके ऊपर उनका पॉजिटिव रिएक्शन ही होगा इस चीज को लेकर। तो मेरे ख्याल में जब बाहर की स्थिति अनसर्टन है, हम ये कॉन्फिडेंस दिखाकर कह रहे हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को रखेंगे, ये बहुत बड़ा थम्स अप है। और मैं फुल्ली सपोर्टिव हूं इसके खिलाफ कि अब खर्चा ज्यादा करके फिर कहाँ। अच्छा, कैपेक्स पे आते हैं। अब पिछले साल ना उन्होंने कैपेक्स को 0% बढ़ाया था, याद है आपको? राइट। तो उस साल से आज 9% कैपेक्स बढ़ रहा है। और जो 11.30 अब बता रहे हैं, एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट में 11 ही उन्होंने खर्चा किया है, 11.30 नहीं है, 11 ही है। तो 11 से 12.2 एक 9% ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ है, दिखा रही है कि लास्ट ईयर मैंने कंजम्पशन की ओर, यानी रेवेन्यू रिडक्शन भी कंजम्पशन है ना, 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स में गिव अवे किया था ना, तो उस हिसाब से उन्होंने जो लास्ट ईयर एक टिल्ट किया था टुवर्ड्स गिविंग मनी टू पीपल, और फिर बजट के बाद जीएसटी का कट ले लिया था, राइट। तो समझिए कि लास्ट ईयर एक पूरा कंजम्पशन वाला साल था। तो अब वापस उससे कैपेक्स की ओर ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंजम्पशन का कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है इकोनॉमी में, कैपेक्स का ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। लास्ट ईयर उन्होंने कैपेक्स को नहीं बढ़ाकर उन्होंने एक्चुअली मल्टीप्लायर इफेक्ट को कम किया था। और इस साल भी अगर वो ऐसा करते तो फॉरेन रेटिंग एजेंसी सब उसको पॉजिटिव नहीं देखो कि हमारी फिस्कल डेफिसिट को टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस कैपेक्स के ऊपर है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में आके रेवेन्यू में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि इस बार उन्होंने कैपेक्स को जो बढ़ाया है इस टाइट सिचुएशन में, वो अच्छी बात है, जो फॉरेनर्स को भी पसंद आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो आंकड़े हैं, और जो आप कह रहे हैं कि क्या कर सकते थे, तो 4.4 टू 4.3 ही किया है। अगर 4.4 का 4.4 रखते, अरे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसलिए मैं फिस्कल डेफिसिट को वहीं पे रख रहा हूँ, गिरा नहीं रहा हूँ ना, दैट वुड बी व्यूड नेगेटिवली, कि दैट मींस देश के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा है इसका, हम किसी भी हालत में उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छी है, सही दिशा है। कोई मेरे लिए इसमें मेरे को क्या कहते हैं, नाराजगी नहीं है कि सर एक क्वेश्चन और इसमें, अगर हम ये मान के चलें कि जो फिस्कल मैथ हमें दिख रही है ये पिछले साल जैसी थी, लगभग वैसी ही है, मतलब उसी को हमने पैरेलली उठा के रख दिया, क्योंकि जो बोरोइंग हो रही है वो ज्यादातर ब्याज चुकाने के लिए होगी। करेक्ट। और जो एग्जिस्टिंग कमाई है, जो उन्होंने रिसीट का नंबर रखा है वो 28,75,000 करोड़ का, तो उसमें से ही निकाल के ग्रोथ लाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये कि जब आप पिछले नंबर को ही टेंडम में यहाँ लेके आ रहे हैं और जो बोरोइंग एक्स्ट्रा हो रही है वो ब्याज चुकाने जा रही है, तो ग्रोथ तो लास्ट ईयर ही हैम्पर हो गई थी, तो वो ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी क्या आप जो जीएसटी कट किया है उस पर बेंड कर रहे हैं, डिस्पाइट कि आपकी करेंसी लगातार वीक हो रही है, और जो ये बोरोइंग कैलेंडर है इसकी वजह से कल बॉन्ड यील्ड में इंपैक्ट आएगा, तो सरकार ग्रोथ कहां से देख रही है, ग्रोथ आएगी कैसे? ये ग्रोथ आएगी फुल ईयर इंपैक्ट ऑफ जीएसटी, ओके, उसी से डिपेंड कर रही है। इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर उन्हें सितंबर में लागू किया और खाली दिवाली में खाली ऑटोमोबाइल सेल्स में दिखा इसका, तो पूरी जीएसटी का इंपैक्ट पूरे इकोनॉमी में फैलेगा इस साल में। उसी से वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो एक रेवेन्यू है उसमें बढ़त की कोशिश दिखा रही है। इसलिए आपको टैक्स रेवेन्यू है जो 26.7 लाख करोड़ से 28.7, 2 लाख करोड़ जो एडिशनल आ रही है ना टैक्स रेवेन्यू, उसी से वो खर्चा कर रहे हैं और वो उसी पे डिपेंडेंट है, राइट। हाँ, मगर क्योंकि बजट का साइज भी 2-2.5 लाख करोड़ ही बढ़ा है। करेक्ट, तो पूरा 2.5 लाख करोड़ बढ़ा है, उसमें 2 लाख करोड़ रिसीट्स बढ़े ना, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो डिपेंडेंस उनका यही है कि बोथ जीएसटी और इनकम टैक्स की एक कंप्लायंस के कारण आपको वो बढ़त दिखेगी। सेकंड फैक्टर है कि वापस उन्होंने इस साल 10%, 10.5% का नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ले लिया है आंकड़े में, whereas लास्ट ईयर एक्चुअली 8% ही हुआ था इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। तो वहां पर भी क्या एक रिस्क है? नहीं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा अगले साल 7% रियल जीडीपी ग्रोथ तो मान के चल सकते हैं, और इन्फ्लेशन तो ये 2% के लेवल पे तो नहीं रहेगा पूरा साल,
तो आरबीआई का ही मानना है कि 4.4% अप्रैल टू जून क्वार्टर में ही आ जाएगा। तो एवरेज 4% निकाले तो 7 + 4 11। तो मेरे ख्याल में ये 10.5 का जो आंकड़ा लिया है वो रियलिस्टिक है। ओके, तो इस हिसाब से नंबर मैच होंगे। अच्छा, डिफेंस में सर लोगों को बहुत उम्मीद थी कि डिफेंस का बजट ठीक ठाक बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया। रादर पिछले साल से रन रेट कम ही है। एक्चुअली क्या हुआ ना, लास्ट ईयर ना इंडो पाक वॉर जो हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिफेंस के लिए ऑर्डर रिलीज किए थे टू रिप्लेनिश इट। तो लास्ट ईयर का जो कैपेक्स का ग्रोथ था वो बाकी सेक्टर को कम करा के डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा दिया था, क्योंकि इमीडिएट जरूरत थी ना। तो उसीलिए उन्होंने अभी उसके और अभी ज्यादा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर में वॉर तो हो गया, उसका रिप्लेनिशमेंट भी हो गया। तो अब उसमें देखिए अभी राफेल को खरीद रहे हैं, समझिए कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर उधर से तो वो खर्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा वो उस प्लेन के मैन्युफैक्चरिंग से, और उधर भी लोकल इंडिजिनाइजेशन का रूल भी डाला है इन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये डिफेंस का इतना एक मार्केट का फोकस बिफोर बजट था वो अनरियलिस्टिक था। तो वो हिसाब से, और उतना जॉब क्रिएशन देखिए कहाँ पे उन्होंने खर्चा इस बार किया है। देखिए कोई सेक्टर को उन्होंने फेवर नहीं किया है, स्प्रेड किया है, रेयर अर्थ से लेकर डेटा सेंटर को लेकर फिशरीज, एग्री, सभी जगह में। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्राउंड लेवल पे होता तभी होगा, खाली एक डिफेंस सेक्टर से आपको इकोनॉमी की ग्रोथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आती ना। और डिफेंस का खर्चा भी लॉट ऑफ दिस गोस इन इंपोर्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना नहीं आता है, वो कैपेक्स के नाम पे जाना जाता है। और राफेल के लिए आप पैसा बाहर भेज रहे हो तो उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है। तो मैं उससे भी मैं ठीक सहमत हूँ कि ओवर एंड ओवर ज्यादा आपको डिफेंस में उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट मार्केट में वो एक मोमेंटम बिल्डअप होगा, हाँ वो डिसअपॉइंट होगी जरूर। सर अब आता है ये क्वेश्चन एसटीटी वाला, जिसको लेकर के मार्केट बहुत नाराज। देखिए मार्केट का मूड ये था, मतलब देखिए कितना अपोजिट हुआ। लोगों को लग रहा था कि कुछ ट्विकिंग एलटीसीजी में की जाएगी या कुछ एसटीसी में करेंगे, एसटीसीजी में करेंगे, तो उसमें तो कुछ नहीं किया, रादर एसटीटी बढ़ा दिया है। काफी ज्यादा बढ़त है ये, क्योंकि बहुत सारी एफआई की हेजिंग पोजीशंस होती है, और इतना ज्यादा कॉस्ट आप एक में 50%, एक में 150% करें, क्या इसकी जरूरत थी? देखिए जरूरत आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि उनकी जो भी रेवेन्यू की एक टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है ना एसटीटीबी, ये 2 लाख करोड़ का जो बड़ा देख रहे हैं उसमें उन्होंने एसटीटी का शायद कुछ एक हिस्सा मान लिया, राइट। तो वही है कि डेफिनेटली उनके आंखों में ये जरूरत थी कि कहीं ना कहीं से उनको इनकम की जरूरत थी, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर गारंटीड है कि इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो रेवेन्यू का कहीं पे निकालना है तो उनको लगा कि ये एक ट्रांजैक्शन टैक्स सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगता है, तो ये उनके मन में जरूरत थी, बट यू आस्क मी जरूरत नहीं थी। तो अगर वो नहीं करते, समझिए ये 2 लाख करोड़ में वो कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं इसके लिए, लेट अस अस्यूम कि वो 25,000 करोड़ एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो 25,000 करोड़ कहीं पे उनको खर्चा कम करना होता था ना, अगर फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना है। शायद उनके पास वो नहीं था कि उन्होंने सोचा कि ये सब है हमारी स्कीम से हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उनके लिए जो फर्स्ट बॉटम अप मैथ उन्होंने एक्सपेंडिचर का बिल्डअप किया, और फिर देखा कि मेरे को रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है तो कहां से मैं भरूं। तो एसटीटी एक आसान चीज था जो खाली एक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, अभी देखिए कैपिटल मार्केट संबंधित लोग पॉपुलेशन का क्या 5% है, 10% है। तो वेरएस इनकम टैक्स ये हो गया तो आपको मच लार्जर प्रोपोर्शन के ऊपर इंपैक्ट लगता है, और इनकम टैक्स को लास्ट ईयर कटवा के इस साल बढ़ाना बहुत एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी, और इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ना ऑन देयर प्लानिंग। तो इसीलिए उन्होंने जो रेवेन्यू गैप है उसको फिल करने के लिए ये एक्चुअली ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये है कि एक जो छोटी छोटी रकम से बहुत सारे लोगों से लिया जाता है, तो उनका यही मानना था कि ये छोटा है रकम तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, मगर इफेक्ट होगा। वो तो जो मार्केट का रिएक्शन है कि इसके कारण ब्रोकरेजेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये ना ही एक रिटेल एफएनडो ट्रेडर के लिए है, आप आर्बिट्राज फंड से म्यूचुअल फंड में वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे ना, तो हर ट्रेड के ऊपर उनको देना पड़ेगा ना।
और वो Correct. कॉस्ट अल्टीमेटली किसको आएगा? कस्टमर के ऊपर आएगा, क्योंकि ये सेबी ने भी अभी बदल दिया ना, अब एक बेस एक्सपेंस रेशियो प्लस टैक्सेस करा दिया, राइट. तो वो भी निवेशक के ऊपर आएगा अभी, समझे तो आप? सर, ये तो लगता है जैसे सोची समझी साजिश थी कि पहले उधर चेंज करो फिर इधर टैक्स कर दो, और अब देखिए 2 दिन पहले एनएससी के आईपीओ को एनओसी मिली है और अब ये लिए साहब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया. तो नहीं, मेरा पॉइंट ये क्राउड फंडिंग चल रही है क्या बजट पूरा करने के लिए, और क्राउड फंडिंग में सबसे ज्यादा इधर ही मिलता है आदमी इनको. नहीं, ये करेक्ट है, बिकॉज एक क्राउड फंडिंग उन्होंने कम करा दिया, जीएसटी, करेक्ट. हाँ, तो ये इधर उसका कॉम्पेंसेशन है. अब आंकड़े देखे क्या आपने, कितना मिला एसटीटी में लास्ट ईयर को? 60-65 करोड़ के आसपास. हाँ, तो अब इसको क्या किया है, 250% इंक्रीज किया है ना. तो और एक में 150 है. हाँ, नहीं, वो एक 0.02 to 0.05 ना. हाँ, तो 250% हो गया ना. वो एक 0.02 to 0.05 एक ना इंक्रीज. 0.1 से 0.15 किया है. नहीं, एक 0.02 से 0.05. हाँ, पॉइंट, वो 250% है ना. यस. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. तो 250% इंक्रीज इन रेवेन्यू, आप 60,000 करोड़ बोल रहे हैं, तो आपको इसका ही पूरा मैथ बना कर देखिए ना, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड इस चीज के कारण कम नहीं कर सकते, रिटेल निवेशक भी इसके कारण कम करेगा क्या अपना ट्रेडिंग? मेरे ख्याल में नहीं लगता है. इनिशियली एक नेगेटिव रिएक्शन होगा, मगर वो तो करना है जो करेगा ना. सर, लॉस में भी तो देना पड़ता उसको. बिल्कुल बिल्कुल. तो कम से कम सरकार ये सोचती कि लॉस में तो न ले. नहीं, लॉस में भी है और दोनों तरफा देना पड़ता है ना. तो यही तो प्रॉब्लम है कि भाई लॉस में भी लोग. अच्छा, पिछले मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट नहीं चला है, ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, नुकसान ही किया है. तो जब बजट बनाया जाता है तो क्या ये सारी चीजें कंसिडरेशन में नहीं ली जाती कि यार पैसे तो बन नहीं रहे, नुकसान ही हो रहा है लोगों को, और ऊपर से हम और एक टैक्स लगा दे रहे हैं और बढ़ा के उसको. देखिए ये बात ऐसी है कि क्या आपने एग्जाम स्कूल में लिखा है ना, मैथ्स गणित एक होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, फिर एक सब्जेक्ट होता है सिविक्स. हाँ, जिसमें हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान देते हैं. सिविक्स में पास हो या फेल हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कैपिटल मार्केट भी वही हालत में है गवर्नमेंट के लिए. ओके. वो एक सब्जेक्ट. देखो, कैपिटल मार्केट को अहमियत कब दिया है बताइए आप? क्योंकि एलटीसीजी को भी बढ़ाया ही था लास्ट टाइम में, एसटीसीजी को भी बढ़ाया ही था. तो कब इन्होंने कैपिटल मार्केट के लिए रिलीफ की बात सोचा? जो कैपिटल मार्केट उनके लिए है जो लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठ के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मगर वोट नहीं डालते हैं धूप में बैठकर, धूप में खड़े होकर. तो आप कैपिटल मार्केट को इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा वो कब मानते थे? इसलिए नहीं तो एफपीआई पे क्यों एलटीसीजी लगाते? तो ढेर सारी देश में कोई टैक्स नहीं होता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए. तो आप हम यहाँ बैठकर एक इस भ्रम में है कि कैपिटल मार्केट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री को. नो, उनके लिए इकोनॉमी, वोट बैंक, लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना यार. ये सब कैश काऊ है, पर लेते रहो इनसे. यस. और एक साल मार्केट में देखिए, अब मार्केट में नुकसान हुआ. अब देखिए एक लॉजिक जो चल रहा है, जो मैं नहीं मानता हूं, कि ये एक सोच है कि रिटेल ट्रेडर को कम स्पेकुलेट करवाने का. मैं नहीं सोचता उतना, थोड़ी वो सोचते. वो सेबी ने जो भी कार्रवाई ली है वो ठीक है. फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ी इसमें जाके लोगों को टू मेक देम टू डू लेस एफएंडो कि हम टैक्स लगाएंगे. नहीं, ऐसी थोड़ी बात है. तो बात यह है कि देखिए जैसे आपने कहा, फॉरेनर्स भी बहुत जो एफआईआई में एक हेज फंड होता है जो ट्रेड करता है ना, जो जिसका नाम मैं देता हूं एफआईएस, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल स्पेकुलेटर है. ठीक है. वो ज्यादा टैक्स अभी इंडिया में देखेंगे तो वो सोचेगा कि यहाँ स्पेकुलेट में करूं ज्यादा या कम करूं. तो नेचुरली इसका वॉल्यूम का इम्पैक्ट जरूर आएगा, मगर गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये आंकड़े में इसमें उसके कारण 30-40 हजार करोड़ का इनकम इस नंबर में डाला होगा प्रोजेक्शन में. अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ खर्चा कम कराएंगे एक्चुअल रियल एस्टिमेट में. तो मैं क्या मान रहा हूं कि देखिए
हर बार हम एज कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट हम सोचते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारा एक हक है, हमारी मांग है जो पूरी करते हैं, वो ट्राई करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा एक फोरम बनता है जाके व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, ये सब हम डालते हैं उधर, सब सब उनके या कहते हैं ना डेफ ईयर्स पे पढ़ते हैं, उनके लिए इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट इज नॉट इकोनॉमी। करेक्ट, वही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, मार्केट का नाराज होना आज डेफिनेटली जस्टिफाइड है, मगर ये जस्टिफिकेशन के कारण आज बेचना भी गलत है। कि ऐसा नहीं है कि बजट इकोनॉमी के लिए खराब है, मगर आज किसी की सोच इकोनॉमी के ऊपर नहीं जा रही है, उसकी यही जा रही है कि अरे मेरा नुकसान हो गया ना। they treat it like a sin product. बढ़ाते रहो टैक्स, बढ़ाते रहो। सिगरेट की तरह सट्टा कर रहे हो ना, तो अभी पैसा दो खूब सारा, कमाओ चाहे ना कमाओ, हमें दो आप। करेक्ट। ओके, तो ये थे जी एसटीटी और एफएनओ की बात और बिग नंबर से बात की। अब सर हमें बताइए, चूंकि बजट जो आ गया सो आ गया, अब उसमें अपन बदल नहीं सकते हैं। करेक्ट। इसको देखते हुए एफआईआई का रिएक्शन कैसा हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर एफआईआई आज छुट्टी पे रहे होंगे, बैक ऑफिस बंद रहा होगा उनका, तो रियल रिएक्शन उनका कल आएगा। तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी इस एसटीटी वाले या इस बजट को देख के? तो देखिए, वो यही सोचेंगे कि जब वो ट्रेड करते हैं इंडिया में, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, तो इस कॉस्ट को भी फैक्टर करके उसके बाद उनको लाभ दिख रहा है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये उनकी कॉस्टिंग, तो जो स्पेकुलेटिव एफआईआईस है वो जरूर यहाँ पर सोच समझ के उतना ट्रेड नहीं करेंगे जितना पहले करते थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनके लिए ये कॉस्ट भी कवर करके उनको प्रॉफिट बनाना है। करेक्ट। तो डेफिनेटली वो स्पेकुलेटिव एक्टिव में थोड़ी एक ड्रॉप देख सकते हैं, मगर एक लॉन्ग टर्म एफआईआई के लिए ये बजट से उसको कंफर्ट मिलेगा कि फिस्कल डिसिप्लिन के रास्ते पे गवर्नमेंट चल रही है, अपना खर्चे को सही जगह पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही है, और उन्होंने जो नई उभरती हुई चीजों हैं, एआई, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ, इनके ऊपर ध्यान देके जो इंडिया की कमी रही उसको पूरी करने की एक कोशिश किया है। तो इसमें कोई नेगेटिव इकोनॉमी की ओर से एक लॉन्ग टर्म एफआईआई के लिए जो अपनी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वो बेट कर रहा है, उससे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो एक कल एफआईआई की सेलिंग बढ़ सकती है, बिकॉज शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटरी एफआईआई सोचेंगे अरे ये अभी उतना अट्रैक्टिव मार्केट नहीं है, तो नेचुरली वो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। तो डेफिनेटली कल मार्केट खुलेगी तो एक एफआईआई की सेलिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग बहुत, मैंने जो पढ़ा, और नेचुरली वो एफआईआई की सेलिंग होगी तो करेंसी का भी थोड़ा वीकनिंग होगा। ये सब तो महर बात है, बट अगर आप एक महीने की बात या 3 महीने की बात कहेंगे, सिचुएशन कम बैक टू नॉर्मल। देयर फोकस विल बी अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ कंट्री, देयर फोकस विल बी इंडिया यूएस ट्रेड डील और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। सो इस बजट से लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री को हेल्प मिला है, पर जितना हेल्प मिल सकता था उतना शायद मे भी नहीं मिला होगा, बिकॉज उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, बिकॉज सच ए लार्ज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ही है, तो अपना एक्सपेंडिचर को खा जा रही है ना। तो वही है। कल तक तो सर सोने और चांदी वाले लोग दुखी थे, आज इक्विटी वाले भी दुखी हो गए हैं। सब लोग मिलकर गम गलत करेंगे अपना पूरा बाजार ही दुखी है तो पूरा हफ्ता इक्वलाइज हो गया। देखिए ये जो थ्योरम है ना, बर्नौली थ्योरम, कि पानी जो है ना इक्वलाइज कर देता, देखिए सब बराबर हो गए। कल बहुत खुश थे इक्विटी वाले, देखा गोल्ड सिल्वर गिर गया, अब लो भाई आप भी गिर गए अब बराबर है, अब साथ में बैठो और पार्टी करो। देखिए इतना हंसिए मत, लोगों की हालत बुरी है तो हंसना मना है भैया। सर मैं तो खुद ही रोज सुबह शाम ये कहता था कि भैया ये मार्केट में हो क्या रहा है। अभी मैंने लाइव शो भी किया था एक बीच में, तो उसमें सारे लोग कह रहे थे कि अरे आज तो नीरज जी बहुत खुश होंगे, ये हमेशा कहते थे कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। तो देखो मेरे इसमें हंसने वाली सर कोई बात नहीं ना, हम लोग हंस रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार तो हमें मान के चलती है कि ये सब लोग बहुत पैसे बनाते हैं, इनसे तो वसूली होती रहनी चाहिए, एक सिन प्रोडक्ट है। लेकिन सर अच्छा ये बताइए कि अब मान लीजिए कंसिडरिंग ये सब जो बजट आ गया, अब तो इसमें कुछ होगा नहीं होगा बात की बात है, इस बजट को देख के एक फंड मैनेजर की तरह से कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए जिनको फायदा हो सकता है आगे चलते हुए, और इन्वेस्टर उसकी तरफ देखे? तो इमीडिएट इस साल की बात करें तो आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल
के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है इस बजट में, खाली इस बजट को लेकर, क्योंकि वो जो डेटा सेंटर की बात किया है उसमें सपोर्ट दिया है एफडीआई को आने के लिए, तो बहुत सारे इंडियन आईटी कंपनीज एक टाई अप करेंगे, जैसे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो टू ब्रिंग द डेटा सेंटर टू इंडिया, टू लोकलाइज इट इन इंडिया। तो ये एफडीआई के लिए भी पॉजिटिव है और आईटी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एआई रेडीनेस के लिए एक स्टेप उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आईटी का डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन इस बजट के कारण होना चाहिए। दूसरा है पीएलआई स्कीम को भी, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, माइक्रोवेव ओवन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, उन सब में, एयर कंडीशनर्स, इसमें उन्होंने पीएलआई को एक्सपेंड किया है और करीबन 3 गुना, 300 करोड़ से 1000 करोड़ पीएलआई का एलोकेशन इस सेक्टर के लिए किया है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ सकती है, और उससे कम थोड़ी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म और इसमें भी बहुत फोकस किया गया है। तो शायद वहां पर ये जो हॉस्पिटल सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेक्टर और उससे जुड़े हुए 3 और 4 स्टार होटल्स, क्योंकि ये मेडिकल टूरिज्म को तो प्रमोट होकर सक्सेस होगा, तो क्या होगा कि अगल बगल के देशों से बहुत से लोग आएंगे, तो नेचुरली यहाँ पर हॉस्पिटल्स का डिमांड बढ़ेगा, उसके साथ आपको डायग्नोस्टिक्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और 3 और 4 स्टार होटल, क्योंकि यहाँ आते तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रुकने की जरूरत है, तो 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, 3 स्टार 4 स्टार में रहेंगे, तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये तीनों ये सब पैक, ये जो फोकस मेडिकल टूरिज्म और उस पर इतना ध्यान दिया है टू मेक इंडिया हब, तो वो उनकी बेनिफिट भी आ सकती है। तो एज अ फंड मैनेजर मैं शॉर्ट टर्म एलोकेशन के लिए इन तीनों में थोड़ी बढ़ाऊंगा, बिकॉज इमीडिएट फ्यूचर इनकी अच्छी दिख रही है, मगर थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक रखूंगा। तो एक घुसी हुई चीज है, आज बैंक इंडेक्स की बहुत पिटाई हुई है, क्योंकि F&O का ज्यादा ट्रेड बैंक इंडेक्स में होता है ना, तो उसके कारण ये इम्पैक्ट उसको दिखा। मगर ये पीएसयू बैंक्स के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक कमिटी सेटअप करके एक मिशन सेट कर रहे हैं 2047 के लिए इनको तैयार करना, वो एक हिंट है कि बड़ा पीएसयू बैंक मर्जर के लिए एक कमिटी फॉर्म करके उनकी रिकमेंडेशन लेके आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये होता है, ये पीएसयू बैंक्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, राइट। तो वो चीज, और फाइनली मैं कहूंगा कि दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली इन द बजट, ये लास्ट ईयर का जो जीएसटी का इम्पैक्ट इस साल जो प्ले आउट होगा जरूर, तो डेफिनेटली मुझे कंजम्पशन में इस साल बढ़त दिख रही है। बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कंजम्पशन के लिए नेगेटिव है, तो वो एक पॉजिटिव स्थिति है मेरे लिए, जो मैं कंटिन्यू रखूंगा कि कंजम्पशन की पूरा जीएसटी का रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट इस साल दिखेगा, तो कंजम्पशन पे भी ध्यान, और उसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट होगा नीरज जी कि जब कंजम्पशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ती है, तो एक प्राइवेट कैपेक्स का स्टोरी की शुरुआत, क्योंकि वो भी होगा, और वहां पे भी पीएसयू बैंक फाइनेंस करने के लिए वही है। और कंजम्पशन में बजट में क्या पॉजिटिव है कि बहुत सारे उनके जो एक्शंस है वो नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स के लिए ज्यादा है, जैसे एमएसएमई लीजिए, एग्री लीजिए, राइट। तो उसलिए मेरा मानना है कि डायरेक्ट इसमें स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, मगर वो अल्टीमेटली नौकरी, जॉब क्रिएशन लेकर पर कैपिटा इनकम की बढ़त और कंजम्पशन की बढ़त में ट्रांसलेट होगी। तो इसीलिए बजट आई थिंक प्रो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आगे ले जा रही है। तो इकोनॉमी रिलेटेड जो भी है, तो बैंकिंग इज अ की पार्ट, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है तो बैंकिंग सेक्टर का ऑटोमेटिकली सब बढ़ता है। तो इकोनॉमी रिलेटेड चीजों में ही आप निवेश करेंगे तो बेहतर होगा, आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज बजट में ऐसे कोई नेगेटिव्स नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, तो हॉस्पिटल, टूरिज्म, बैंकिंग लॉन्ग टर्म के लिए, डेटा सेंटर और आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इस बजट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, उस पर नजर रखनी चाहिए। और एसटीटी एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, ये आगे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे भी लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कॉस्ट बढ़ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे सिगरेट पी रहे हैं ना लोग, 20 रुपए की सिगरेट मिलती है लेकिन लोग पी रहे हैं, तो वैसे ये भी दे देंगे। तो ये है टोटल तस्वीर, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, फाइन प्रिंट्स उसके देखेंगे, और सप्लीमेंट्री डिमांड बजट, तो अभी एकदम ये समझ नहीं लेना चाहिए कि यही फाइनल है। बहुत सारी चीजें अभी फाइन प्रिंट में होंगी, हो सकता है कोई और नेगेटिव सरप्राइज आ जाए, या हो सकता है कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीक शो करेंगे तो इसमें से जो कुछ भी नई चीज निकल के आएगी वो उसमें जरूर शामिल करेंगे। सुनील सर, थैंक यू सो मच, और होपफुली कि एफआईआईज आज रात में पार्टी वार्टी करके कल ठंडे दिमाग से आएंगे तो ठीक रहेगा बाजार, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। लेकिन आज बहुत शार्प रिएक्शन था मार्केट में। करेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।